यूपीएससी करंट अफेयर्स दिनपा में आप सभी का ऑनलाइन गुरु स्वागत करता है और आज फिर एक नए जोश और नए उत्साह के साथ लेके आए हैं संसद के मानसून सत्र के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जो संसद में मानसून सत्र चल रहा है 18 जुलाई से 12 अगस्त तक, उसमें सरकार द्वारा 24 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में भी जानेंगे और कुछ विधेयक जो पहले के हैं, जो 21 और 20-19 में विधेयक वो लाए गए थे, उन पे विचाराधीन कमेटी बैठाई गई थी, उन विधेयक में संशोधन किया गया है, उन विधेयकों को भी जानेंगे। और आपको बता दें कि लास्ट में जो वीडियो के हम देखेंगे वो यूपीएससी से रिलेटेड या हम कहें तड़क भड़क ज्ञान देखेंगे। क्या है तड़क भड़क ज्ञान में? बहुत ही रोचक प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर रहेंगे जो आपको सुनकर या मैं कहूँ कि आप वो चीज़ जानकर काफ़ी अपने आप को मोटिवेटेड या जानकारी महसूस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं संसद के मानसून सत्र के बारे में। तो हम देखते हैं संसद द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इसमें मानसून सत्र में 18 टोटल कितने बैठक होंगी? 18 बैठकें होनी हैं। इसमें 108 घंटे जो है निर्धारित किया गया है 18 बैठकों में, जिसमें से 62 हावर्स जो है 62 घंटे वो सरकारी कामकाज के लिए आरक्षित रिजर्व रखा गया है और जो बाकी 108 में से 62 निकाल दें, जो बचेगा वो शून्यकाल व प्रश्नकाल वो चर्चा के लिए रखा जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। जो 24 विधेयक सरकार के द्वारा 24 विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा संसद में, राज्यसभा लोकसभा को मिला के संसद बोलते हैं। तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन आपका लोकसभा। तो देखते हैं 24 बिल्स क्या हैं, विधेयक क्या हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, लगे कि आपके लिए काम की चीज़ है तो आप जो है कि लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप कमेंट में जो मन में आए सो लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आपको नॉलेजेबल लगेगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी हैं। हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं। संसदीय एक कार्य मंत्री की जगह एक राज्य का भी कार्य मंत्री होता है, तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो ये दो हमारे मंत्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बता दें कि जो संसद का उच्च सदन है उसके जो मुखिया है, मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला है अगस्त में। और लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम क्या है? ओम बिरला। तो इस समय राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो आइए 24 विधेयक पे देखते हैं। तो इनमें से प्रमुख विधेयक को हम देख रहे हैं। तो पहला जो विधेयक है वन्य संरक्षण संशोधन विधेयक। आप लोग हाल ही में पढ़े होंगे पेपरों में कि जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, मतलब बॉर्डर पे कोई भी निर्माणाधीन कार्य हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो पुल का निर्माण हो। जैसे कि चाइना में आप देख सकते हैं, चाइना से हमारा जो है कि विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद लद्दाख में। तो वहाँ पे जो रक्षा द्वारा या जो भी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, तो उसमें पहले क्या होता था कि पर्यावरण को देखते हुए पहले पर्यावरण विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी कि या पेड़ काटे या ना काटे। पर्यावरण को देखते हुए कोई काम किया जाता था, जिसमें क्या होता था, डिले हो जाता था वो योजना या वो प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अब वो इसके विधेयक से पास हो जाने से क्या होगा कि अब बॉर्डर पे जो है कि पर्यावरण मंत्रालय से या हम कहें कि जो हमारे जो विभिन्न तरह के मंत्रालय, उनसे क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बॉर्डर के लिए, चाहे वो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर हो या पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर हो। उसमें बिना परमिशन के या बिना इन्वायरमेंट पर्यावरण को देखते हुए भी हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे
उस प्रोजेक्ट में या बॉर्डर पे तेजी आएगी। चाइना को देखते हुए इंडिया भी यह अपना एक कदम उठा रहा है जिससे बॉर्डर पे निर्माणाधीन कार्य में किसी प्रकार का डिले या देर ना हो, इसलिए यह विधेयक को लाया जा रहा है। इसमें एक समिति बनाई गई थी जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर बनी अस्थायी समिति को यह विधेयक भेजा गया था, जिसपे ये समिति रिपोर्ट या विधेयक सरकार को पेश किया और यह सरकार संसद में इसको पास कराएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। तो यह क्या होगा कि इससे सरकार निर्णय ले सकेगी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विज्ञान क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में या वन के क्षेत्र में, उसमें नियम कानून बना सकेगी इस विधेयक के द्वारा। तो नेक्स्ट विधेयक देखते हैं सरकार के द्वारा। तो जो दूसरा हम देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक। मतलब सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक क्या कहता है? यह बिल जो है लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि अमेरिका जैसे देशों में, जो विकसित देश हैं, उसमें ऐसी नरसंहार जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप लोग ने सुना होगा कि एक लड़के ने, एक स्कूली छात्र ने 21 लोगों को बंदूक से, मतलब कि बंदूक की गोलियों से भून डाला। तो एक लड़का अगर मानसिक रूप से वो तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो वो ऐसी विनाशक हथियारों का प्रयोग करके लोगों पर गोलियां चला सकता है या ऐसे अवैध हथियारों का प्रयोग करके लोगों को चोट पहुंचा सकता है। तो उसी वैसी घटनाएं हमारे देश में घटित न हो, इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक क्या कहता है कि सामूहिक हथियारों के विनाश के लिए, मतलब कि समाज में या अपने देश में, समूह में ऐसे हथियारों का प्रयोग न किया जा सके, वैसे हथियारों के लिए धन की व्यवस्था पर यह क्या करता है? रोक लगाता है। ऐसे हथियार कोई लोग न खरीद सके या उसका रख रखाव न कर सके, जिससे उनको धन इकट्ठा करने पर यह रोक लगा सके। अगर वह अपने धन का प्रयोग, चाहे संपत्ति का प्रयोग, ऐसे विनाशक हथियारों को खरीदने में करते हैं या रख रखाव में कर रहे हैं, तो सरकार उनकी संपत्ति को जब्त कर सके इस विधेयक के माध्यम से। इसलिए यह विधेयक संसद में लाया जा रहा है, इसको कानून के रूप में बनाया जाएगा। सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विधेयक देखते हैं। तो आप लाइक भी करते रहें ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे। तो इस विधेयक में देख सकते हैं विद्युत संशोधन विधेयक 2021। ये 2021 में ही विधेयक लाया जाता है, इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र में इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेट इसमें विभिन्न निजी कंपनियों का निवेश होगा। इसमें बता दें कि ग्राहकों को दूरसंचार सेवा की तरह विभिन्न विद्युत सेवा प्रदाता कंपनियों या विभिन्न विद्युत सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में क्या होगा, ग्राहकों को अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प चुनने का प्रावधान करेगा यह विधेयक। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प कैसे चुन सकता है, मतलब कि अगर कोई जो प्राइवेट कंपनी आएंगी विद्युत क्षेत्र में, तो वो विद्युत का उत्पादन करेंगी और विभिन्न तरह से उनका नियम कानून होगा, पॉलिसी होगा। तो जब इनमें कई कंपनियां आएंगी, स्पर्धा का क्या होगा, उनमें स्थापित होगा। मतलब एक दूसरे में कंपटीशन होने लगेगा उन विद्युत उत्पादन कंपनियों में, जिससे होगा ये कि वो अपने जो रेट है, जो हम बिजली बिल देते हैं, तो पर यूनिट जो रेट होता है उसको कम करेंगे और अच्छी सुविधा आप तक पहुंचा सकें। इसलिए प्राइवेट कंपनियां प्रयत्नशील रहेंगी। तो जिससे यह प्रावधान करेगा कि कोई भी ग्राहक अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प कैसे चुन सके, और इसका उद्देश्य ये है कि आम जन तक सुचारू रूप से बिजली पहुंचाया जा सके, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया जा सके। इसलिए यह विधेयक में संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक। ये भी एक परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक है। मतलब यह पहले से विधेयक है, तभी संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है इस बिल में। तो हम बता दें इसमें क्या है कि हमारे कानून मंत्री, केंद्र सरकार कानून मंत्री किरण रिजिजू जो है, किरण रिजिजू रिजिजू हैं भैया, जीजा जी। तो आप जीजा जी के नाम से बोल सकते हैं किरण रिजिजू को। अब ये इन्होंने क्या किया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे तलाक का मामला होगा, पारिवारिक मामले हो गए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया,
या लिव इन रिलेशनशिप हो गया, वो सारी मामले परिवार न्यायालय में जाता है। मतलब आप देख सकते परिवार लगा है, मतलब परिवार से संबंधित दहेज का मामला हो गया, हाँ, दहेज उत्पीड़न से मामला है, कोई पति पत्नी का मामला है, तलाक से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, मतलब ऑल टू ऑल फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज हैं, तो वो इसमें जाता है। इसमें संशोधन इसलिए किया गया है कि पहले क्या हो गया कि राज्य स्तर या जिला स्तर पे इसमें जो सुनवाई किया जा सकता है उसको वैध कभी कभी नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब इस विधेयक को पेश किया जा रहा है, इसमें संशोधन किया जाएगा जिससे राज्यों में परिवार न्यायालय के कामकाज जो होंगे उनको वैधता दे दी जाएगी, मतलब कानूनी रूप से उन्हें एक राइट दे दिया जाएगा, अधिकार दे दिया जाएगा कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, वो कानूनी रूप से सही माना जाएगा। तो ये एक नेक्स्ट विधेयक है। अगला विधेयक देखते हैं, ये क्या, उद्यम और सेवा हब का विकास विधेयक 2022। ये एक नया बिल लाया जा रहा है संसद। आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का संशोधन, दूसरा और नियम बनाने में, तो इसमें जो है कि जो आर्थिक रूप से है उसमें अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, नया नियम बनाया जा सकता है, और जो पहले है उसमें संशोधन किया जा सकता है, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकिंग कंपनी अधिनियम जो है 1970, उसमें यह आवश्यक संशोधन किया जा सके। मतलब कि जितने भी बैंक हैं, अब तक क्या होता था कि सरकार अब तक सभी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 51% रखता ही रखता था, कम से कम बता रहा हूँ, अभी तक 51% हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखती थी सरकारी बैंकों पे। इसमें बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 है, इसमें संशोधन किया जा सकेगा। मतलब कि बैंकों में प्राइवेट हिस्सेदारी लाया जा सकता है, सरकार अपनी जो 51% हिस्सेदारी रखती है उसको कम भी कर सकती है अपनी हिस्सेदारी, और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग क्षेत्रों में कर सकती है। इसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। नेक्स्ट जो विधेयक है वह बाल विवाह निषेध। तो भाई जो पहली बात तो जो लोग लड़के हैं, तो जो लड़के हैं वो सचेत हो जाएं, और जो लड़कियां हैं उनके लिए भी यह नियम सुनने लायक है, जानने लायक है कि अगर आप 21 बरस तक नहीं हैं, जो लड़के गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों या प्रेम के चलते लेके भाग जाते हैं, गाँव से दूर दराज कहीं शहर में चले जाते हैं या अपना राज्य ही छोड़ देते हैं, उनके लिए खासकर है जो युवा हैं और प्रेम के चक्कर में पड़े हैं। तो अगर आप 21 बरस से यह देखो पहले कि लड़की की उम्र क्या है, 21 बरस है या नहीं है। पहले तो 18 बरस था, अब 21 बरस देखना पड़ेगा इस कानून के पास होने के बाद। तो उसकी उम्र को देखते हुए ही आप ऐसा कदम न उठाएं भागने वाली, लेकिन प्यार कर रहे हैं तो आप उसकी उम्र को देखें, क्योंकि सरकार हम अब 21 बरस करने जा रही है। जो बाल अवस्था था, विवाह करने की जो उम्र थी 18 बरस, अब उसको बढ़ाकर बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के तहत यह 21 बरस करने जा रही है। यह महिलाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सकेगा। इस बिल को 21 दिसंबर 2021 में ही, सोचिए पिछले साल ही 21 दिसंबर में शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधित स्थायी समिति को यह भेजा गया था, और उनके निर्णय के बाद ही यह संशोधन संसद में यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। तो आप लड़की हैं तो आप भी समझ जाइए कि आपको अपने फैमिली से लड़ना पड़ेगा, और आपकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में करा देते हैं, इसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और अपने फ्यूचर पहले बनाइए, पहले अपने फ्यूचर में पैरों पे अपने खड़े होइए, उसके बाद 21 साल के बाद आप शादी विवाह के बारे में सोचिए। अगर आपको दबाव देकर आप पे शादी या आप दबाव देकर आपकी शादी कराई जा रही है तो उसके अगेंस्ट भी आप कानूनी रूप से बच सकती हैं। यह विधेयक आपको अधिकार देगा। अगला है DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन विधेयक 2019। तो भैया बता दें, हमारे देश में आधार कार्ड लेके आप जो घूमते हैं ना, पहचान, भैया हम फलाने हैं भैया, पहचान रहे हो, सरकार पूछती है किसी भी संस्था या किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं में कार्यालय में जाओगे तो सबसे पहले मांगते हैं आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड से पहचान हो जाती थी कि हाँ ये फलाने हैं, लेकिन अब सरकार को इस पर भरोसा नहीं है भैया।
आधार कार्ड पे कि हाँ आप ही हैं या कौन है। इसके लिए DNA की टेक्नोलॉजी लाने जा रही है, उसके लिए विधेयक लाया जा रहा है। यह 2019 में ही वैसे लाया गया था, लेकिन उस समय यह विचाराधीन रखा गया था, समिति के पास रखा गया था। अब इस विधेयक को संसद में पेश किया जा रहा है ताकि आपकी पहचान DNA टेक्नोलॉजी से किया जा सके। DNA से मतलब आपको पहचानने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक तो दूरदर्शी से ही प्रयोग पता चल जाता था, हाँ भैया ये आधार कार्ड इनका है, ऑनलाइन गुरुजी का है, हाँ तो ऑनलाइन गुरुजी ठीक है। अब हमारा ऑनलाइन गुरु का DNA निकाल के टेस्ट किया जाएगा सूक्ष्मदर्शी से। हाँ यही है ना जो 30AZ पे वीडियो बनाते हैं, हाँ यही है, DNA खून निकाल के टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। तो लोगों की पहचान के लिए DNA की जानकारी के उपयोग के लिए यह नियम बनाएंगी सरकार। और इसे पहले 2019 में पेश किया गया था, लेकिन उस समय यह कानून नहीं बना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा विधेयक, वो है भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अंटार्कटिका मतलब वहाँ पे भारत क्या है, भारत की अनुसंधान गतिविधियाँ मतलब रिसर्च से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होगी भारत की, तथा पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है कि उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, एनवायरनमेंट सुधार कैसे किया जा सकता है के लिए विनिमय ढांचा प्रदान करेगा। मतलब भारत क्या है अंटार्कटिका में वहाँ पे रिसर्च सेंटर पर्यावरण से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड खोल सकेगा। इसके लिए यह विधेयक भारत में लाया जा रहा है, उसको एक कानूनी वैधता मिल सकेगी। यह बिल जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे संसद में। नेक्स्ट जो हमारा विधेयक है वो है माता पिता, क्योंकि भाई हमारे देश में बहुत सारे, आपको बता दें कि लगभग 26 करोड़ के लमसम हमारे यहाँ 60 से एबव लोग रहते हैं। 60 से ऊपर के लोग यहाँ हमारे देश में 26 करोड़ लोग हैं। तो भाई जो जाहिर सी बात है कि आज हम नौजवान हैं, कल बुढ़ापे आएंगे, तो उनके लिए माता पिता, आज आप बच्चे हैं कल शादी होगी परसों पिता बन जाएंगे, पिता के हमारे बच्चे हो जाएंगे। तो भाई उन्हें अपने माता पिता के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दादा दादी के लिए, तभी तो पोता पोता खिलाएंगे। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो बूढ़े लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए और उनके कल्याण के लिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं या थोड़ा कमाने दमाने लगते हैं, या कहा जाए कि उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद उनके पूरा जो है कि रहन सहन बदल जाता है। माता पिता के साथ जो व्यवहार होता है वह व्यवहार जो अच्छा होता है वो दुर्व्यवहार में बदल जाता है, बुरे व्यवहार में बदल जाता है। कहीं ना कहीं उनको दूर रखने का प्रयास करते हैं और तो उसी से रिलेटेड यह विधेयक लाया जा रहा है कानून बनाने के लिए कि वरिष्ठ जन के भरण पोषण अधिकार संबंधित यह इसमें किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। या सामाजिक, ये जो विधेयक हो वो सामाजिक न्याय की श्रेणी में आने वाला विधेयक है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड यह विधेयक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट तो हम आ गए हैं तड़क भड़क के नॉलेज में, तड़क भड़क ज्ञान में। देखते हैं क्या है। तो आपको बताते हैं देश में जो सबसे तेज़ी से विस्तार कर रही है पार्टी राजनीति में वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है इसके बात करेंगे सदस्यों की, विधायकों की संख्या। तो हम बता दें कि न्यू दिल्ली में 62 या हो सकता है 70 टोटल सीट है विधानसभा की, जिसमें 62 या 69 आम आदमी पार्टी की है। पंजाब में बात करें, पंजाब में 92 है। गोवा में भी 2 विधायक हैं, इसके 2 विधायक गोवा में भी हैं। तो टोटल इसके विधायकों की बात करें देश में, इंडिया में तो 156 है, 156 विधायक हैं, जिसमें से 2 राज्य दिल्ली और पंजाब की बात करें तो इन 2 राज्यों से राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है आम आदमी की वो है 10, मतलब कि 10 सदस्य राज्यसभा में भी हैं इस आम आदमी पार्टी के। तो इन्हीं से रिलेटेड तत्काल खबर बता दूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक, या हम कहें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर एक सम्मेलन में जाना था, एक मीटिंग में जाना था। उन्होंने अनुमति लेनी थी केंद्र सरकार से, यानी कि कैबिनेट मंत्रालय से और पीएमओ ऑफिस से अनुमति लेनी पड़ती है किसी भी राज्य के, चाहे वो विधायक हो, एमएलए, एमपी हो या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो, उनको एक अनुमति लेनी पड़ती है अगर विदेश में जा रहे हैं तो।
अपनी यात्रा के लिए। तो वहाँ पे केजरीवाल को क्या है कि वर्ल्ड के संसार के 40 जो है कि 40 कंट्री जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज है उनमें से 40 कंट्री को बुलाया गया है और के क्षेत्र में अच्छा काम किए हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा काम किए हों, या डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किए हों, पॉल्यूशन कंट्रोलिंग में अच्छा काम किए हों, या एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम किए हों, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किए हों। ये सारी डायमेंशन जो मानक हैं उस सभी स्टैंडर्ड को देखते हुए अगर वह शहर अच्छे वर्ल्ड में भी आ रहा है, रैंकिंग में आ रहा है, तो वहाँ के जो लीडर हैं उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे 40 कंट्रियों के जो प्रमुख शहर हैं उनके लीडरों को बुलाया गया है। तो दिल्ली को जो लीडर के रूप में मुख्यमंत्री जा रहे थे तो उनको अभी केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिला है, उनके फाइल को अभी अनुमति नहीं दिया गया है, फाइल पे सिग्नेचर नहीं हुआ है मंत्रालय द्वारा। और एक और खबर आ रही है, आप देख रहे हैं टीवी में छाया हुआ है कि जो एक्साइज पॉलिसी है, मतलब कि जो ये शायद शराब वराब के क्षेत्र में हम बता दें कि जो एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली सरकार की, उस पर यह आरोप लग रहा है, या हम कहें कि जो दिल्ली के गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा सीबीआई जांच लगाई जा रही है कि यहाँ पे इनके नियमों में जो आबकारी विभाग वाले आबकारी नियमों में क्या किया गया है कि गड़बड़ी किया गया है, इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला हो सकता है, धन उगाही का मामला हो सकता है। तो यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो संजय सिंह ने आके कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि हमने 4-5 महीनों में इस शराब से कह सकते हैं या आबकारी विभाग से कह सकते हैं 1300 करोड़ रुपए की फ़ायदा हुआ है दिल्ली सरकार को। और इसमें अगर भ्रष्टाचार लग रहा है तो आप किसी भी प्रकार की, चाहे सीबीआई जांच या ईडी की जांच आप बैठा सकते हैं। तो उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच बैठा दिया हुआ है, तो जांच में क्या आएगा वो बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल चला जाए आगे। भाई ऐसा होता रहता है जब केंद्र में, या हम कहें कि जब अलग अलग पार्टियां हों। एक तो दिल्ली खुद ही एक अपने आप में सेंट्रल है, राजधानी भी है, तो जहाँ पे एक विपक्ष पार्टी की सरकार है जो सत्ता में, केंद्र की सत्ता में उनकी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि विरोधाभास होगा ही होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वर्ल्ड इमोजी डे। आप प्रतिदिन इमोजी का प्रयोग करते हैं बातचीत में। एक सर्वे में भी आया है कि जो युवा 19 वर्ष और 25 वर्ष के मध्य में हैं, जैसे हमारा है कि 22-23 उम्र है, तो हमारे के कैटेगरी में जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो प्रतिदिन, उनमें से बात करें कि 68% युवा जो हैं प्रतिदिन इमोजी का प्रयोग करते। प्रतिदिन मतलब कोई लड़का है, किसी से गुस्सा हो गया तो वो गुस्से वाली इमोजी लगा दिया, सेंड कर दिया। किसी से चैट कर रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है तो उससे क्या हो गया, प्यार वाला दिल का इमोजी भेज देगा, हार्ट वाला सिंबल जो होता है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब इमोजी के जरिए अपने इमोशन को क्या करना, प्रकट करना दूसरे को। इमोजी और इमोशन दोनों को लिंक कर देता है इमोजी। इससे हम अपने क्या है कि गुस्से को भी प्रकट कर सकते हैं, अपने प्यार को भी प्रकट करते हैं, और अपने भाईचारे को भी और अपने हंसी को भी प्रकट करते हैं इस इमोजी के जरिए। तो आप सोच रहे हैं कि बहुत होगा, इमोजी कितना होगा, 10 होगा, 100 होगा, 10, 100, 50, 200 यही होगा। लेकिन आपको बता दें कि 2023 तक 31 इमोजी और जुड़ने जा रहा है। मतलब टोटल इमोजी की संख्या बात करें तो टोटल इमोजी 3491 इमोजी हो जाएंगे 2023 तक। 3000 से ऊपर इमोजी की संख्या है। आप मत समझिएगा कि 50-100 इमोजी है, नहीं। ये जो है कि वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में भी मनाया जाता है 17 जुलाई को। यह दिन याद रखिए, प्रश्न मतलब परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई। इसको जो या इमोजी का जो मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो यूनिकोड कंसोर्टियम जो है द्वारा तय किया जाता है। तो जो यूनिकोड कंसोर्टियम है 1995 से यह इमोजी के मानक को तय करते आ रहा है और यह अस्तित्व में 1995 में ही आया। सबसे पहले बता दें, इमोजी का जो प्रयोग करने वाली कंट्री थी वो थी अमेरिका।
तो 1995 में अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था है, उन्होंने इमोजी का प्रयोग किया था सबसे पहले विश्व में। अब बताते हैं 50 वर्ष से, आप ये मत समझिए केवल युवा ही इमोजी का प्रयोग करते हैं, नहीं, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बूढ़े लोग भी इमोजी का प्रयोग करते हैं अपनी स्माइली को व्यक्त करने, अपनी स्माइल इमोजी को व्यक्त करने के लिए। तो 50 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनमें से 48% लोग जो है इमोजी का प्रयोग अपने बातचीत के दौरान स्माइल इमोजी का प्रयोग करते हैं। मतलब कि बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है इमोजी का प्रयोग करना अपने बातचीत के दौरान। नेक्स्ट जो हमारा है परमवीर चक्र, वायुसेना में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले, उनको देखते हैं कौन है। एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति हैं जो वायुसेना में, ऐसे थल सेना में तो कई लोग पा चुके हैं, लेकिन वायुसेना में एकमात्र ही ऐसे सोल्जर्स हैं या हम कह सकते हैं एयर मार्शल हैं जो कि पाए हैं परमवीर चक्र विजेता। ये सेना की सबसे उच्च पदक है, मतलब कि पुरस्कार है, सम्मान है। अरे एक ऐसे योद्धा, ऐसे परमवीर चक्र, ऐसे वायुसेना के एक सैनिक जो 26 वर्ष के उम्र में ही अपने वीर गति को प्राप्त कर जाता। जी हाँ, बात करते हैं हम 17 जुलाई 1943 को जन्मे लुधियाना में, 17 जुलाई 1943 को लुधियाना पंजाब में जन्मे निर्मलजीत सिंह का। निर्मलजीत सिंह एयरफोर्स वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं। आज तक रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाया। आपको बता दें कि वह 1967 में बतौर पायलट वायुसेना में भर्ती हुए और 1971 में 1971 में पाकिस्तानी वायुसेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर 4 जहाज़ों के द्वारा हमला कर देते हैं। उसमें जो निर्मलजीत सिंह हैं वह जो है IAF जेट, इंडिया का IAF जेट से पाकिस्तानी सेबर जेट का मुकाबला करते हैं और उन 4 जेटों में से 2 जेट को मार गिराते हैं उसी में इनकी 26 वर्ष की उम्र में क्या है यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनको भारत सरकार द्वारा जो है कि 1972 में इनको वायुसेना के परमवीर चक्र द्वारा यह उपाधि दी जाती है, यह सम्मान दिया जाता है और यह अब तक देश के पहले ऐसे वायुसेना के सैनिक हैं जो परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित हैं। तो ऐसे सैनिकों के लिए सैल्यूट है, ऐसे सैनिकों के लिए जय हिंद। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तड़क भड़क नॉलेज या ज्ञान आप तक पहुंचाते रहेंगे, करेंट अफेयर्स और आपको यूपीएससी जियोग्राफी की भी टॉपिक लाते रहेंगे। सो आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। थैंक यू।